हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 78th लेक्चर में हम ड्यूबे स्लैब की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे, जो कि है कॉर्नर हेल्ड डाउन। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे हमने स्टेप्स और फॉर्मूले, कि आप एक टू वे स्लैब यानी कि कॉर्नर हेल्ड डाउन को कैसे आप डिजाइन कर सकते हो, उन सभी डिजाइन स्टेप्स और फॉर्मूले को यूज करके इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को रीड करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। डिजाइन ए टू वे स्लैब फॉर ए रूम ऑफ साइज 4.5 मीटर इंटू 5.6 मीटर। हमें एक रूम का साइज प्रोवाइडेड है और ये भी बताया गया है कि टू वे स्लैब डिजाइन करनी है विद डिसकंटिन्यूस। उसके जो हमारी टू वे स्लैब है उसके जो एज है वो डिसकंटिन्यू एज है। एंड सिंपली स्पोर्टेड एजेस ऑन ऑल दी साइड्स। जो हमारी सिंपली स्पोर्टेड एज है टू वे स्लैब के, वो चारों ओर उससे सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। और वो जो सपोर्ट है विद बेरिंग्स ऑन सपोर्ट 150 mm। जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड की गई है स्लैब के चारों ओर, उसकी जो विड्थ होगी, बेरिंग होगी, वो 150 mm प्रोवाइडेड है। विद कॉर्नर्स प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग। इसका मतलब क्या है, जे केस कौन सा है, कॉर्नर आर हेल्ड डाउन वाला। कॉर्नर हेल्ड डाउन वाला केस यहाँ पर है और हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी जो लिखा हुआ है, आपको पता है कि जिसके हम प्रिवेंट करते हैं कॉर्नर लिफ्ट होने से, वो हमारा कॉर्नर हेल्ड डाउन केस होता है। टू सपोर्ट ए लाइव लोड ऑफ 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड लोड ड्यू टू फिनिशिंग एज 3333 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अडोप्ट M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील ग्रेड। यहाँ पर हमें कंक्रीट और स्टील ग्रेड भी प्रोवाइडेड है। इसी के साथ हमें लाइव लोड दिया गया है 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। और हमें यहाँ पर फिनिशिंग लोड, जिसे हम सुपर इम्पोज लोड भी कह देते हैं, वो दिया है 3333 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। सबसे पहले मैं बता दूं कॉर्नर हेल्ड डाउन वाला केस क्या होता है। इस केस में जो हमारी स्लैब होती है वो बीम के साथ ही हम यहाँ पर कास्ट कर देते हैं। इसके जो कॉर्नर हैं वो ऊपर को नहीं उठते हैं जब इस पर बेंडिंग एक्ट करता है। तो यहाँ पर हम कॉर्नर्स पर टोर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो हमारे कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन वाला केस होता है उसमें हम जे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। चारों कॉर्नर हमारे डिसकंटिन्यू है, इसके वजह से हमारा जो 9th केस होगा, मैंने आपको 9 केस पढ़ाए थे जो हमारी टू वे स्लैब के कॉर्नर हेल्ड डाउन के केस में होते हैं। तो ये हमारा 9th केस है और प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर 9th केस ही आता है, जिसमें हमारे जो स्लैब के चारों कॉर्नर है वो डिसकंटिन्यू होते हैं, यानी कि जे स्लैब जो है चारों ओर डिसकंटिन्यू है। आगे जे है स्लैब किसी से कनेक्टेड नहीं है दूसरी स्लैब से। तो यहाँ पर गिवन डेटा लिख लेते हैं। साइज ऑफ स्लैब हमारा कितना है, 4.5 मीटर इंटू 5.6 मीटर, यानी कि कैपिटल LX इंटू कैपिटल LY। कैपिटल L होता है क्लियर स्पैन, जो हमारा 4.5 मीटर है, ये शॉर्टर स्पैन का क्लियर स्पैन है और ये लॉन्गर स्पैन का क्लियर स्पैन है। लॉन्ग स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पैन हम यहाँ पर करेंगे 5.6 डिवाइडेड बाय 4.5। हमारा यहाँ पर रेशियो आ गया 1.24। ये लेस देन 2 है, इसका मतलब डिजाइन एज ए टू वे स्लैब। हम इसे एज ए टू वे स्लैब यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं। वैसे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये बताया था, लेकिन हमने यहाँ पर इसका रेशियो एक बार चेक भी कर लिया है। नेक्स्ट हमें प्रोवाइडेड है लाइव लोड, जो कि है 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे हम न्यूटन पर मीटर में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, जो मीटर स्क्वायर है, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो इसे 1 मीटर से इंटू करेंगे, 1 मीटर इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 4000 न्यूटन पर मीटर। इसको हमने 1 मीटर से इंटू किया, तो इसका जो डायमेंशन है वो न्यूटन पर मीटर में चेंज हो गई। इसी तरह सरफेस फिनिश लोड को भी हम 1 मीटर से इंटू करेंगे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर न्यूटन पर मीटर में चेंज हो जाएगी। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील का मतलब क्या है, यहाँ पर हम जो कंक्रीट ग्रेड यूज कर रहे हैं वो M20 है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, यानी कि FCK की वैल्यू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। और स्टील ग्रेड है Fe415, यानी कि FY की वैल्यू हो गई 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बेयरिंग यानी कि विड्थ ऑफ द सपोर्ट है हमारे पास 150 mm यहाँ पर गिवन है। अगर गिवन ना हो तो हम 150, 200, 300 कितनी भी अज्यूम कर सकते हैं, 400, 500 तक भी अज्यूम कर लेते हैं कभी कभी। तो अभी बढ़ते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की ओर। स्टेप नंबर 1, अज्यूम डायमेंशंस ऑफ द स्लैब। हम कुछ डायमेंशंस है वो अज्यूम करेंगे।
अज्यूम विड्थ ऑफ द स्लैब, जो हमारी स्लैब की विड्थ होगी उसे 1 मीटर हम अज्यूम करेंगे। देखो 1 मीटर के लिए यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे, चाहे हमारी विड्थ कितनी भी हो तो वो जो स्पेसिफिकेशन होगी हमारी डिज़ाइन की वो सभी विड्थ के लिए सेम ही होगी। कैलकुलेशन को कम करने के लिए यहाँ पर 1 मीटर हम विड्थ अज्यूम करते हैं स्लैब की। देयरफॉर स्मॉल बी होती है विड्थ ऑफ द स्लैब इज इक्वल टू 1 मीटर, mm में कन्वर्ट करेंगे 1000 mm हमारी विड्थ आ गई। क्लियर शॉर्ट स्पैन हमें यहाँ पर गिवन है, एल एक्स की वैल्यू 4.5 मीटर, mm में कन्वर्ट करेंगे तो 4500 mm। क्लियर लॉन्ग स्पैन हमारे पास गिवन है 5.6 मीटर, तो इसे mm में कन्वर्ट करेंगे 5600 mm आ गया। अज्यूम ओवरऑल डेप्थ, अब हम जो है ओवरऑल डेप्थ को अज्यूम करेंगे। उसके लिए कंडीशन होती है जो हमारे शॉर्टर स्पैन का क्लियर स्पैन होता है उसे डिवाइड करते हैं 25 से। अगर हमारा शॉर्टर स्पैन जो है वो ग्रेटर देन 3.5 मीटर है तो हम यहाँ पर कंडीशन लेते हैं क्लियर स्पैन ऑफ शॉर्टर स्पैन डिवाइडेड बाय 25। अगर 3.5 मीटर से कम है हमारा जो शॉर्टर स्पैन तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लेंगे क्लियर स्पैन ऑफ शॉर्टर स्पैन डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है 3.5 मीटर से शॉर्टर स्पैन की, तो यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 25 कर रहे हैं। तो शॉर्टर स्पैन को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास 180 mm वैल्यू आ गई। जो हमारी ओवरऑल डेप्थ यानी कि जो स्लैब की टॉप ऐसे बॉटम ऐसे तक का डिस्टेंस होगा वो हमारी ओवरऑल डेप्थ होती है, तो उसकी वैल्यू 180 mm आ गई है, यानी कि थिकनेस ऑफ द स्लैब। अज्यूमिंग 10 mm डाया बार्स एंड क्लियर कवर ऑफ 15 mm, जहां पर हम जो है अपने बार्स यानी कि जो स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे उसके बार हम यहाँ पर 10 mm अज्यूम कर रहे हैं और क्लियर कवर हमने 15 mm यहाँ पर अज्यूम किया है। यहाँ पर क्लियर कवर क्या होता है, जो हमारी नीचे सबसे बॉटम में हमने स्टील प्रोवाइड की है उसके एज से लेकर बॉटम हमारी स्लैब का जो एज होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उसे हम क्लियर कवर कहते हैं। ये हमने 15 mm यहाँ पर अज्यूम किया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो हमारे शॉर्टर स्पैन की मेन स्टील होती है वो नीचे होती है, ऊपर हमारे लॉन्गर स्पैन की जो है मेन स्टील होती है। आपको पता होगा 2 स्लैब में हम दोनों तरफ मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो टॉप एज से लेकर बॉटम एज तक का डिस्टेंस यानी कि जो हमारी शॉर्टर स्पैन की स्टील है उसके सेंटर से लेकर टॉप एज तक का जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टर स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ होगी, जिसे हम dx लिखेंगे। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, d यानी कि ओवरऑल डेप्थ में से हम जो है माइनस करेंगे क्लियर कवर और माइनस कर देंगे आधा डाया, क्योंकि हम सेंटर से ये डिस्टेंस ले रहे हैं अपने बार के, तो आधा डाया यहाँ से माइनस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 160 mm यहाँ पर वैल्यू आ गई। dx मतलब dx की वैल्यू आई 160 mm, जो कि हमारे शॉर्टर स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ है। इसी तरह हम जो है लॉन्गर स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करेंगे। लॉन्गर स्पैन की स्टील ऊपर होती है तो उसके सेंटर से लेकर टॉप एज तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम जो है लॉन्गर स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं, dy से इसे डिनोट करते हैं। तो हमें dx यानी कि शॉर्टर स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ तो पता है, वो जो है बॉटम एज जो बॉटम में हमने स्टील प्रोवाइड की है उसके सेंटर से लेकर टॉप एज तक का डिस्टेंस है। अगर हम जो है नीचे की स्टील के सेंटर से ऊपर की स्टील के सेंटर तक जाना चाहेंगे तो बार का जो साइज है वो तो सेम ही है 10 mm दोनों स्टील के लिए। तो हम जो है यहाँ से एक बार का जहाँ पर डाया माइनस कर देंगे, यानी कि आधा नीचे वाले का और आधा ऊपर का, तो ऊपर वाली स्टील के सेंटर तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह हम dx से एक डाया माइनस करेंगे तो 150 mm वैल्यू आ गई, जो कि लॉन्गर स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पैन। इसे हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन जिसे हम स्मॉल lx से डिनोट करते हैं विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 2 केसेस होते हैं इफेक्टिव स्पैन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले शॉर्टर स्पैन का जो इफेक्टिव स्पैन होगा उसे हम फाइंड करेंगे। पहला केस है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्पोर्ट। आपको पता है कि क्लियर स्पैन तो हमें गिवन है, लॉन्गर का भी शॉर्टर का भी। शॉर्टर का जहाँ पर क्लियर स्पैन कितना था हमारे पास 4.5 मीटर, तो हमारी जो यहाँ पर स्पोर्ट थी उसकी विड्थ कितनी थी 150 mm। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी होगी 0.15 मीटर। तो जहाँ से आधी हम लेंगे यहाँ से स्पोर्ट और आधी स्पोर्ट इधर से लेंगे, यानी कि दोनों तरफ से आधा आधा डिस्टेंस लेंगे, तो सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर फर्स्ट केस में हम एज ए इफेक्टिव स्पैन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। आधी स्पोर्ट मतलब 0.075 प्लस 4.5 जो हमारे क्लियर स्पैन है शॉर्टर स्पैन का, प्लस 0.075 यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4.65 मीटर वैल्यू आई। दूसरा केस है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। हमारी इफेक्टिव डेप्थ थी जो शॉर्टर स्पैन के लिए, यानी कि dx की वैल्यू थी 160 mm, जिसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.16 आ गया। क्लियर स्पैन शॉर्टर स्पैन का था 4.5, दोनों को प्लस किया तो 4.66 मीटर वैल्यू आई। दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी उसे हम यहाँ पर
एल एक्स की वैल्यू मानेंगे, यानी कि इफेक्टिव शोर्ट स्पैन होगा वो हमारा दोनों में से कम वैल्यू है 4.65 मीटर की, तो ये हमारा इफेक्टिव शोर्ट स्पैन यानी कि स्मॉल एल एक्स की वैल्यू होगी। इसी तरह हम लॉन्गर स्पैन के लिए करेंगे इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन यानी कि स्मॉल एल वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों केस यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट केस में हमारे पास वैल्यू आ गई 5.75 मीटर, सेकंड में आई 5.75 मीटर, यानी कि दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर हमारा इफेक्टिव स्पैन दोनों में से किसी को भी लीजिए, वैल्यू तो सेम ही है, तो हमारा इफेक्टिव स्पैन हो गया लॉन्ग स्पैन के लिए एल वाई की वैल्यू 5.75 मीटर। अज्यूम बेयरिंग ऑन बॉल्स 150, 200 और 300 mm। हमें 150 mm यहाँ पर बेयरिंग प्रोवाइड है विड्थ ऑफ दी स्पोर्ट, लेकिन अगर आपको नहीं प्रोवाइड हो तो आप इसमें से किसी भी विड्थ को यहाँ पर ज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट फैक्टर डिजाइन लोड WU की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम सेल्फ वेट ऑफ दी स्लैब फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है B इंटू कैपिटल D इंटू 1 इंटू 25,000। 25,000 हमारी जो है आरसीसी की डेंसिटी होती है न्यूटन पर मीटर में, और एक का यहाँ पर क्या मतलब है, हम 1 मीटर लेंथ के लिए यहाँ पर सेल्फ वेट फाइंड कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी कैपिटल D है ओवरऑल डेप्थ और B है हमारी विड्थ ऑफ दी स्लैब। यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर सभी वैल्यू को मीटर में पुट करेंगे, तो 180 हमारी जो थी mm में डेप्थ थी ओवरऑल डेप्थ, तो उसे हमने जो है मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.18 हो गया। तो सबको कैलकुलेट करेंगे 4500 न्यूटन पर मीटर हमारे पास सेल्फ वेट आ गया हमारी स्लैब का। उसके पास सरफेस फिनिश लोड हमें गिवन है 3333 न्यूटन पर मीटर। तो टोटल डेड लोड DL की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, सेल्फ वेट प्लस SF लोड यानी कि सरफेस फिनिश लोड को प्लस करेंगे, तो हमारे पास 7833 न्यूटन पर मीटर यहाँ पर हमारे पास टोटल डेड लोड आ गया। लाइव लोड हमें गिवन था तो 4000 न्यूटन पर मीटर था जो कि, तो फैक्टर डिजाइन लोड यहाँ पर फाइंड करेंगे WU की वैल्यू, फॉर्मूला है 1.5 DL प्लस LL। 1.5 यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, 1.5 में DL की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे J वाली, और LL की वैल्यू गिवन है, तो सभी कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 17,750 न्यूटन पर मीटर यहाँ पर हमारे पास WU यानी कि फैक्टर डिजाइन लोड की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट विड्थ ऑफ दी स्ट्रिप्स ऑफ दी शॉर्ट स्पैन यानी कि स्मॉल LX। जो हमारा शॉर्टर स्पैन है तो उसमें जो विड्थ ऑफ दी स्ट्रिप होगी वो हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, टू वे स्लैब के कॉर्नर हेल्ड डाउन केस में क्या होता है, जो हमारी स्लैब होती है हमने जो है अपनी स्लैब को 3 हिस्सों में बांटा होता है, जैसे एज स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप, एज स्ट्रिप। ऐसे ही दोनों तरफ से, यानी कि जो हमारा लॉन्गर स्पैन होगा उस तरफ भी हमने 3 हिस्से किए होते हैं स्लैब के, और शॉर्टर स्पैन की साइड भी देखेंगे तो 3 हिस्से किए होते हैं। यहाँ हम शॉर्टर स्पैन की तरफ से देखेंगे तो हमने 3 हिस्से किए हुए हैं अपनी स्लैब के, एज स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप। तो अब देखेंगे इसमें जो मिडल स्ट्रिप है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है और एज स्ट्रिप की विड्थ कितनी है। जे इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम जो है अलग अलग स्ट्रिप के लिए अलग अलग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर जे स्ट्रिप के विड्थ फाइंड करना बहुत ही जरूरी है। इसकी मदद से ही आगे हम टोर्शन रेनफोर्समेंट को भी डिजाइन कर पाएंगे। मिडल स्ट्रिप अगर देखें तो उसके लिए फॉर्मूला है 3/4 स्मॉल LX यानी कि शॉर्टर स्पैन का इफेक्टिव स्पैन। तो 3/4 इंटू स्मॉल LX सभी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे। 3.49 मीटर mm में गए तो 3490 mm यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गई। जे मिडल स्ट्रिप की हमारे पास विड्थ आ गई है। तो एज स्ट्रिप की विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए वैसे ये फॉर्मूला भी है LX/8। अगर हमारे पास मिडल स्ट्रिप ऑलरेडी है तो एक आसान तरीका भी है इसे फाइंड करने का। एज स्ट्रिप को जो हमारी टोटल इफेक्टिव स्पैन है शॉर्टर स्पैन का उसमें से माइनस कर देंगे इस मिडल स्ट्रिप को, तो हमारे पास जो डिस्टेंस बचेगा उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एज स्ट्रिप की वैल्यू आ जाएगी। हम जो है यहाँ पर हमारे पास शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन कितना था 4650, उससे माइनस कर दी ये वैल्यू यानी कि मिडल स्ट्रिप की वैल्यू, डिवाइड कर दिया 2 से, तो 580 mm यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई। यानी कि एज स्ट्रिप की जो विड्थ है वो हमारे पास 580 mm आ गई है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ लॉन्ग स्पैन LY। ऐसे ही हम लॉन्ग स्पैन पर देखेंगे मिडल स्ट्रिप की वैल्यू जो है विड्थ फाइंड करेंगे, एज स्ट्रिप की करेंगे। फॉर्मूला सेम ही होता है दोनों तरफ, 3/4 इंटू स्मॉल LY। यहाँ पर स्मॉल LY की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू आ गई 4310 mm। एज स्ट्रिप की वैल्यू सेम फाइंड कर लेंगे, जो हमारा इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन होगा उससे माइनस कर देंगे जे मिडल स्ट्रिप की वैल्यू और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एज स्ट्रिप की वैल्यू जे आ गई है।
नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। अभी हम जो है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके लिए 4 सब स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम रेशियो ऑफ द स्लैब फाइंड करेंगे। यहाँ पर रेशियो ऑफ द स्लैब फाइंड करेंगे इफेक्टिव स्पैन को कंसीडर करके, यानी कि इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे हम जो है रेशियो ऑफ द स्लैब यहाँ पर नोट कर लेंगे। 1.23 हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम इफेक्टिव स्पैन को कंसीडर कर रहे हैं, जी आप ध्यान रखिए। सेकंड स्टेप में हम जो है बेंडिंग मूवमेंट कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा एक्स हमारा बेंडिंग मूवमेंट ऑफ कोएफिशिएंट होता है शॉर्टर स्पैन के लिए, और अल्फा वाई लॉन्गर स्पैन के लिए कोएफिशिएंट होता है। जे फाइंड करने के लिए हमें जे रेशो की जरूरत होती है, इसलिए हमने इस रेशो को फाइंड किया है। यहाँ पर मैंने अल्फा एक्स की वैल्यू लिख दी है 0.074, अल्फा वाई की वैल्यू लिखी है 0.056। ये कैसे फाइंड की नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग को कैसे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इन वैल्यू से। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फॉर शॉर्टर स्पैन हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है MUX, हम कहते हैं शॉर्टर स्पैन का जो बेंडिंग मूवमेंट होता है इज इक्वल टू अल्फा एक्स WU स्मॉल l स्क्वायर एक्स। यहाँ पर शॉर्टर स्पैन का जो इफेक्टिव स्पैन है उसे कंसीडर करेंगे। सभी वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास है, पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू आ गई 28,401 न्यूटन मीटर। इसे हमने न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हम मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फॉर लॉन्गर स्पैन यहाँ पर फाइंड करेंगे, यानी कि MUY की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर अल्फा वाई WU, लेकिन स्पैन यहाँ पर भी हम शॉर्टर ही यहाँ पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि शॉर्टर स्पैन पर ही हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होता है और वहीं पर हमारी जो है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एक्ट करता है। इसके लिए हम जो है यहाँ पर शॉर्टर स्पैन यानी कि इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। सभी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे। 21,493 न्यूटन मीटर हमारे पास वैल्यू आई, mm में हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी देखते हैं अल्फा एक्स की वैल्यू और अल्फा वाई की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की थी इस रेशियो ऑफ स्लैब से। नेक्स्ट स्लाइड में आप ऊपर जो है एक टेबल देख पा रहे होंगे। ये टेबल आपको IAS कोड 456/2000 पेज नंबर 91 पर मिल जाएगा। इस कोड में अगर आप देखोगे तो शॉर्टर स्पैन जो हमारा कोफिशिएंट है, जो बीच में जो वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ये वैल्यू हमारी अल्फा एक्स की वैल्यू होती है। आप नीचे देखोगे 1, 1.1, 1.2 लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसके नीचे यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज दी गई है। ये 9th केस मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। जो हमारा 9th केस होता है वही ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ होता है। 9th केस क्या कहता है हमारा कॉर्नर हेल्ड डाउन का, कि जहाँ पर हमारी स्लैब के चारों कॉर्नर जो है डिसकंटिन्यू हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ लेते हैं। ऐसे ही हमारे 9th केस होते हैं कॉर्नर हेल्ड डाउन के केस में। वो वीडियो आप देख लेना, लास्ट लेक्चर हमारा देख लेना, उसमें मैंने 9th केस एक्सप्लेन किए हैं। इस टेबल में 9 केस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा 9th केस है, इसलिए मैं सिर्फ उसकी वैल्यू यहाँ पर टेबल में शो कर रहा हूँ। तो अल्फा एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, आपका जो भी स्पैन है तो उसकी अकॉर्डिंगली, यानी कि आपका जो रेशियो आ गया स्लैब का, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अल्फा एक्स की आप वैल्यू फाइंड कर लोगे। आपका जो रेशियो है उसके नीचे आपके पास अल्फा एक्स की वैल्यू लिखी हुई है। अगर आपकी वैल्यू जो है किन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में है तो आप इंटरपोलेशन मेथड का इस्तेमाल करोगे, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर है, यानी कि अल्फा एक्स की वैल्यू आप जहाँ पर फाइंड कर रहे हो y इज इक्वल टू अल्फा एक्स y1 प्लस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। यहाँ पर क्या लिखा है, x1 है हमारी लोअर टेबल वैल्यू, यानी कि हमारा रेशियो कितना था 1.23, तो हमारी वैल्यू आएगी 1.2 और 1.3 के बीच में। तो हमारी लोअर टेबल वैल्यू कितनी होगी 1.2, अपर टेबल वैल्यू होगी 1.3, और जो y1 हो गया हमारा यहाँ पर लोअर टेबल वैल्यू की जो नीचे अल्फा एक्स की वैल्यू है वो हमारा y1 हो गया। ऐसे ही अपर टेबल वैल्यू की जो अल्फा एक्स की वैल्यू है वो y2 हो गया, और x हमारा है रेशियो ऑफ दी ly डिवाइडेड बाई lx जो 1.23 है, वो हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सभी वैल्यू को पुट करके, और यहाँ पर अल्फा एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर सभी वैल्यू को हमने पुट कर दिया है और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.074 हमारे पास अल्फा एक्स की वैल्यू आ गई। इस टेबल में अल्फा वाई की वैल्यू जो होती है वो सभी रेशो के लिए सेम ही होती है, तो हमने अल्फा वाई की वैल्यू यहाँ पर नोट कर ली 0.056। आप यहाँ पर अल्फा वाई की वैल्यू देख पा रहे होंगे। स्टेप नंबर 7, इक्वेट MUX इज इक्वल टू MU लिम। यहाँ पर हम जो है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट को MU लिम यानी कि लिमिटिंग मूवमेंट से यहाँ पर इक्वेट करेंगे। लिमिटिंग मूवमेंट हमारा जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द स्टील होता है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट होती है हमारी स्लैब की Fe415 स्टील ग्रेड के लिए यहाँ पर MU लिम का फॉर्मूला लिख रहे हैं 0.138 FC के BD स्क्वायर। हमारे स्टील ग्रेड के अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला चेंज होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको।
तो उसमें अलग फॉर्मूले बताए हैं हर ग्रेड के लिए। मोस्टली यही यूज़ होता है क्योंकि हम यही स्टील ग्रेड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, हम यू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। सभी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर डी के लिए सोल्व करेंगे। डी स्क्वायर यहाँ पर रूट बन गया, तो हमारे पास डी की वैल्यू आई 101 mm, जो कि हमारी अज्यूम्ड डेप्थ यानी कि जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ थी शॉर्ट स्पैन के लिए उससे कंपेयर करेंगे। 160 mm थी तो उससे हमारी ये वैल्यू कम ही आई है। तो इसका मतलब क्या है, कंपेयर दिस डेप्थ विद अज्यूम्ड डेप्थ डी एक्स। हमारी जो वैल्यू कम आई इसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेटेड इफेक्टिव डेप्थ इज लेस देन अज्यूम्ड डेप्थ डी एक्स, हैंस ओके, हमारा डिजाइन ओके है। इसका मतलब ये हुआ कि जे हमारा सेक्शन जो है वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन या फिर बैलेंस सेक्शन ही डिजाइन करते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन नहीं डिजाइन करते। जे अगर वैल्यू ज़्यादा होती तो इसका मतलब हमारा जो सेक्शन बन रहा है, स्लैब बन रही है, वो ओवर रेनफोर्स्ड है। तो हम यहाँ पर फिर से सभी वैल्यूज़ को है स्टेप नंबर 1 में रीअज्यूम करते, तो फिर से जो है रीडिज़ाइन करते अपने इस पूरे डिज़ाइन को। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 8, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील इन मिडल स्ट्रिप AST(x). आपको पता होगा कि हमने दोनों स्पैन यानी कि लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन पर अपनी स्लैब को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसके मिडल में हमारी मिडल स्ट्रिप होती है और जो है एज पर एज स्ट्रिप होती है। तो इसमें मिडल स्ट्रिप जो हमारी शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड की जो मिडल स्ट्रिप है, इसका जो एरिया ऑफ स्टील होगा वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके लिए फॉर्मूला है MUX इज इक्वल टू 0.87 FY/AST(x) dx माइनस FY/AST(x) डिवाइडेड बाई FCK(b). यहाँ पर हम जो है AST(x) के लिए इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पर हम जो है AST(x) को सोल्व करके एक और इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, जे इधर को जाकर इस वैल्यू से डिवाइड होगी 0.87 और 415 भी इधर को आएगा तो इसको डिवाइड करेगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 78662। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो AST(x) को इंटू करेंगे 160 के साथ, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 160 AST(x) और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर आप देखोगे तो 415 को हमने 20 और 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.020 और AST(x) के साथ यहाँ पर हमने इंटू कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यू बनी 0.020 AST(x²। तो ये वैल्यू आपको देखकर कुछ याद आ रहा होगा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे। तो AST(x² को हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो जो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर इसको भी हम जो है लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो जो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ऐसे ही हमने लिख दिया इक्वल टू 0 कर दिया। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमें इसमें से जे वैल्यू को हटाना है, तो हम 0.020 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमारे पास बनी AST(x² माइनस 8000 AST(x) प्लस 3933100 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपना एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे मिडल स्ट्रिप के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर हमने ये इक्वेशन लिखी है, तो हम सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पर सभी वैल्यूज को पुट कर दिया है। जे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर हमारा A की वैल्यू 1 हो गई, B की वैल्यू होगी 8000 और C की वैल्यू ये लिखी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा B था -B, यानी कि जे माइनस में था, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। इसी तरह यहाँ पर हमने 8000 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर माइनस को हम स्केयर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सभी वैल्यू को हमने पुट करके यहाँ पर इसको सोल्व कर लिया। आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, एक ज़्यादा आती है और एक कम आती है। जब इसमें हम प्लस कंसीडर करके यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। अभी यहाँ पर माइनस करके हम जो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कम आएगी। तो जो कम वैल्यू होती है वही हमारा एरिया ऑफ स्टील होता है। तो यहाँ पर इसको सोल्व किया हमने 527 mm² वैल्यू आई हमारी AST(x) की। अभी चेक करेंगे, चेक मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड Fe415 स्टील। Fe415 स्टील अगर हम यूज कर रहे हैं हमारी स्लैब में तो हमारा मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना आना चाहिए, यानी कि मिनिमम ऑफ एरिया स्टील कितना होना चाहिए, उस वैल्यू से हमारी ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि किसी भी कंडीशन में इस वैल्यू से कम तो हमें स्टील प्रोवाइड करनी ही नहीं है अपनी स्लैब में।
तो 415 स्टील के लिए ये फॉर्मूला होता है चेक करने के लिए 0.12 BD डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर D हमारी ओवरऑल डेप्थ है, सभी वैल्यू को पुट करेंगे 216 mm स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू आई, J वैल्यू जो है इससे ज़्यादा है, हैंस AST शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम स्टील एरिया रिक्वायर्ड। हैंस हमारा जो स्टील एरिया यहाँ पर मिडल स्ट्रिप के लिए है शूटर स्पैन पर, वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 9, कैलकुलेट स्पेसिंग ऑफ स्टील इन द मिडल स्ट्रिप ASTX। अभी हमने जो स्टील एरिया प्रोवाइड किया है, यानी कि जो बार हम प्रोवाइड करेंगे अपने शूटर स्पैन पर, इसके बार के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी सेंटर टू सेंटर, वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। बिकॉज डायमीटर ऑफ बार्स 10 mm ऑलरेडी अज्यूम्ड इन दिस स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने 10 mm ऑलरेडी अपना डाया अज्यूम कर लिया है अपनी मेन स्टील के लिए। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ वन बार कैसे फाइंड करेंगे, पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू डाया स्केयर, यानी कि 10 का स्केयर कर देंगे तो इसे कैलकुलेट करेंगे 78.5 mm स्केयर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जे हमारे एक बार का एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार हमें फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ वन बार इंटू बी करेंगे, डिवाइडेड बाई ASTX कर देंगे, जो भी हमने उसकी वैल्यू यानी कि स्टील की वैल्यू हमने फाइंड की है, उसका एरिया फाइंड किया है प्रीवियस स्लाइड में, तो उससे हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे। हमने AST और वन बार यहाँ पर लिखा और विड्थ हमारी 1000 mm थी, तो डिवाइड कर दिया अपने एरिया ऑफ स्टील से, तो यहाँ पर 149 mm हमारे पास वैल्यू आई। इसे राउंड फिगर करेंगे तो 145 mm हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार यहाँ पर आ गया है। लेकिन ये फाइनल स्पेसिंग नहीं है, इसे हमें कंपेयर करना होगा। इट शुड बी लेस देन दी फॉलोइंग। यहाँ पर दो केस है, इससे कम होनी चाहिए ये वैल्यू, तो प्रूव होगी ये वैल्यू। तो यहाँ पर 3DX यानी कि जो हमारे शोल्डर स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ है उसे 3 से इंटू करेंगे, जो वैल्यू आएगी 480 mm, वो उसे नोट कर लेंगे। और सेकंड केस है 300 mm। इन तीनों वैल्यू में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारी फाइनली सेंटर ऑफ सेंटर स्पेसिंग होगी हमारे बास की। तो यहाँ पर 145 सबसे कम है, तो जे हमारे शोल्डर स्पैन के बास के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ गई है। तो यहाँ पर हम जो है ASTX प्रोवाइडेड, अभी इस स्पेसिंग के अकॉर्डिंगली हमारे बास कितने लगेंगे और उन बास का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा फाइनली वो फाइंड करेंगे, यानी कि ASTX प्रोवाइडेड। तो उसके लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ वन बार इंटू बी डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ ASTX, जो हमने फाइनल की है यहाँ पर 145। सभी वैल्यू को पुट करेंगे 541 mm स्क्वायर, यानी कि जितना हमने स्टील एरिया प्रोवाइड करना है यहाँ पर इस स्पेसिंग के अकॉर्डिंगली वो फाइनली आ गया है 541 mm स्क्वायर। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 10, बेंट अप अल्टरनेट बार्स नियर स्पोर्ट्स ASTX। शोल्डर स्पैन पर हम जो है अपने बार को अल्टरनेट बेंट करेंगे, यानी पहला बार जो है एक तरफ से स्ट्रेट होगा, दूसरी तरफ ऐसे बेंट हो जाएगा, और उससे अगला बार जो है दूसरी तरफ स्ट्रेट होगा और आगे जो है इस तरह बेंट हो जाएगा। ये बेंट बार हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ अपनी नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट के लिए, जहाँ पर जे एज ए शेयर इन्फोर्समेंट वर्क करते हैं। तो जे जो हम बेंट बार करते हैं ये कहाँ पर बेंट होंगे, यानी कि जो 40 डिग्री बेंट हम करते हैं इन बार को, इसकी लोकेशन क्या होगी दोनों एंड से, हमें कहाँ पता चलेगा कि कहाँ पर बार को बेंट करना है, वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। बार्स बेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्पोर्ट, यानी कि स्पोर्ट के सेंटर से लेकर कितने डिस्टेंस पर जे बेंट होगा बार हमारा, उसे फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 0.15 इंटू इफेक्टिव स्पैन। जहाँ पर शोल्डर स्पैन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो शोल्डर स्पैन का इफेक्टिव स्पैन आएगा और मीटर में पुट करेंगे, दोनों वैल्यू को इंटू की 0.70 मीटर, यानी कि mm में 700 mm यहाँ पर वैल्यू आ गई, यानी कि सेंटर से जे बेंट बार जहाँ पर बेंट होगा उसका जो डिस्टेंस है वो 700 mm आ गया। अवेलेबल लेंथ ऑफ बार्स एट टॉप, जे ऊपर जो टॉप पर आप देख रहे हो स्ट्रेट लेंथ जे कितनी है वो फाइंड करेंगे। अबव कैलकुलेटेड में से माइनस कर देंगे DX माइनस 15 माइनस डाया डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर DX हम क्यों माइनस कर रहे हैं, हमको पता होता है कि टॉप ऐसे लेकर जो हमारे बॉटम रेनफोर्समेंट है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो इफेक्टिव डेप्थ है। तो यहाँ पर शोल्डर स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ आ गई, उससे माइनस करेंगे क्लियर कवर को, यानी कि जे ऊपर वाला जो क्लियर कवर हो गया इसे माइनस कर रहे हैं, और आधे डाया को हम यहाँ से इस इफेक्टिव डेप्थ से माइनस कर रहे हैं, यानी कि जो ऊपर डाया है उसको भी ऊपर से आधा माइनस कर रहे हैं। तो जनरली ये हम इसलिए करते हैं, जे हमारी जो डायगोनल लेंथ है इसे हम माइनस करते हैं, तो जो हमारी यहाँ पर लेंथ बचेगी, जो लेंथ होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बचेगी, तो वो हमारी, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे टॉप पर जो स्ट्रेट बार आने वाला है वो कितना होगा। तो 700 में से, यानी कि इस डिस्टेंस से हमने माइनस कर दिया सभी वैल्यू को, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को हमने माइनस कर दिया, तो जितना डिस्टेंस बचेगा यानी कि 460 mm जो हमारे पास डिस्टेंस बचा अप्रोक्सीमेटली, वो जहाँ पर इसका डिस्टेंस होता है जो हमने टॉप पर अपना बार प्रोवाइड किया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे
जे हमने क्यों फाइंड किया, जे हमने कंपेयर करने के लिए फाइंड किया। इट शुड बी ग्रेटर देन 0.1 इंटू एल एक्स एज रिक्वायर्ड बाई द कोड। हमें कोड कहता है कि 0.1 इंटू जो हमारा शूटर स्पैन का इफेक्टिव स्पैन होगा उससे इंटू करेंगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से ज़्यादा हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसे करके, देयरफॉर 0.1 इंटू 4.65 शूटर स्पैन का जो इफेक्टिव स्पैन है, तो यहाँ पर वैल्यू है 0.465 मीटर। एमएम में गए तो 465 mm, जे लेस देन है इस वैल्यू से, हैंस हमारा कोड की जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड होती है। अभी देखते हैं बार्स बेंट फ्रॉम एज ऑफ दिस पोर्ट। जो टॉप बार है इसका एज से जहां पर जो बेंट हो रहा है जहां तक का डिस्टेंस कितना होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। अवेलेबल लेंथ प्लस विड्थ ऑफ द स्पोर्ट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल लेंथ आई है टॉप पर इसमें प्लस कर देंगे आधी विड्थ को, यानी कि आधी विड्थ तो पहले ही इसमें प्लस है तो आधी और कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई 635 mm, यानी कि टॉप इस बार का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे एज से लेकर यहाँ बेंटअप तक इसका जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 635 mm आ गया है। स्टेप नंबर 11, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील इन मिडल स्ट्रिप AST बाई। जो हमारा लॉन्गर स्पैन है उसे भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मिडल स्ट्रिप और दोनों तरफ एज स्ट्रिप है। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पर मिडल स्ट्रिप के लिए हम एरिया ऑफ स्टील यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं, तो सेम फॉर्मूला है लगभग MUY। यहाँ पर हम जो है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ऑफ लॉन्गर स्पैन ले रहे हैं और फॉर्मूला भी यहाँ पर सेम है। यहाँ पर हम ASTY के लिए सोल्व करेंगे और यहाँ पर DY यानी कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द लॉन्गर स्पैन कंसीडर करेंगे। सभी वैल्यू को पुट कर देंगे ASTY के लिए, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बन गई ये। यहाँ पर ये इक्वेशन बनी, सिंपली यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 0.020 से, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे, सभी वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो फाइनली वैल्यू आ गई 421 mm स्क्वायर, यानी कि इतना हमारा एरिया ऑफ स्टील आ गया लॉन्गर स्पैन के लिए मिडल स्ट्रिप में। तो चेक मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड Fe415 स्टील के लिए मिनिमम एरिया चेक कर लेते हैं 216 mm स्क्वायर, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, हैंस AST शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम स्टील एरिया रिक्वायर्ड। तो हमारी यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 12, कैलकुलेट स्पेसिंग ऑफ स्टील अलोंग लॉन्ग स्पैन AST बाई। अभी जो हमने लॉन्गर स्पैन पर जो स्टील प्रोवाइड की है उसमें जो हमने बार प्रोवाइड की है, एक बार के सेंटर से दूसरे बार के सेंटर का क्या डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। बिकॉज डायमीटर ऑफ बार्स 10 mm ऑलरेडी अज्यूम्ड इन दिस स्टेप नंबर 1, तो एक बार का एरिया कितना हो गया, सेम वही होगा 78.5 mm स्क्वायर। तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार क्या होगी, एरिया ऑफ वन बार इंटू बी डिवाइडेड बाई AST बाई यहाँ पर लॉन्गर स्पैन का जो स्टील एरिया है वो आ जाएगा। जहाँ पर सभी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो 186 mm आया, इसको हम राउंड फिगर करेंगे 180 mm। तो यहाँ पर 180 mm हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई स्पेसिंग की। दो हमारे पास यहाँ पर और कंडीशंस आएंगी। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है 3 इंटू DY, तो DY की वैल्यू थी 150, तो यहाँ पर हमारे पास 450 mm फर्स्ट कंडीशन आ गई और 300 mm सेकंड कंडीशन आ गई। ये तीनों में से जो सबसे कम डिस्टेंस होगा उसे हम यहाँ पर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार्स इन द मिडल स्ट्रिप ऑफ द लॉन्ग स्पैन यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद हम ASTY प्रोवाइडेड कैलकुलेट कर लेंगे, सभी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो 436 mm स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि इस स्पेसिंग के अकॉर्डिंगली हम जहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर आ गया 436 mm स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 13, बेंट अप अल्टरनेट बार्स नियर स्पोर्ट्स AST बाई पर, यानी कि लॉन्गर स्पैन पर भी हम अपने जो है बार्स को अल्टरनेट बेंट अप करेंगे। सेम प्रोसीजर है वही हमारे LX वाला। तो यहाँ पर बार्स बेंट अप फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्पोर्ट 0.15 इंटू इफेक्टिव स्पैन LY मीटर, यहाँ पर हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे और इफेक्टिव स्पैन लेंगे लॉन्गर स्पैन का। तो यहाँ पर सभी वैल्यू पुट करके वैल्यू है 0.86 मीटर, MM में आई 860 mm। तो अवेलेबल लेंथ ऑफ बार्स एट टॉप, यहाँ पर कितनी लेंथ अवेलेबल है वैसे ही हम वर्ब कैलकुलेट से माइनस कर देंगे DY को -15 माइनस डाया डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू यहाँ पर सभी पुट करने के बाद हमारे पास फाइनली वैल्यू आई 730 mm। तो यहाँ पर जो टॉप जो बार है उसकी वैल्यू आ गई 730 mm और कोड के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे तो सभी वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आई 0.1 इंटू 5.65 हमने वैल्यू पुट की तो कैलकुलेट किया 0.565 मीटर, MM में गए तो 565 mm, जे लेस देन है इस वैल्यू से। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है कोड की। बार्स बेंट अप फ्रॉम एज ऑफ द स्पोर्ट, एज ऑफ द स्पोर्ट से लिखेंगे तो ऊपर बार बेंट अप कहाँ पर हो रहे हैं वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अवेलेबल लेंथ में से प्लस कर देंगे विड्थ ऑफ दी स्पोर्ट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आधी स्पोर्ट यहाँ पर प्लस कर देंगे।
तो फाइनली वैल्यू आई 805 mm, यानी कि यहाँ पर टॉप पर लॉन्गेस्ट स्पैन पर अगर देखोगे तो बेंटअप बार का जो ऊपर डिस्टेंस होगा यहाँ एज से वो हो गया 805 mm। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 14, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील इन दी एज स्ट्रिप। हमारे यहाँ पर चारों ओर एज स्ट्रिप है, देखोगे तो यहाँ पर शॉर्टर स्पैन के 2 एज स्ट्रिप हो गए और लॉन्गर स्पैन के 2 एज स्ट्रिप हो गए। यहाँ पर जो एज स्ट्रिप हम यहाँ पर एज स्ट्रिप में कितने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करने वाले हैं वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टील वाला 0.12 BD डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर D कैपिटल है तो ओवरऑल डेप्थ सभी वैल्यू को पुट करेंगे 216 mm स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू आई, जाने की एज स्ट्रिप का एरिया हमारे पास आ गया है। प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स, वही सेम डाया के बार प्रोवाइड करेंगे। एरिया ऑफ वन बार आ गया 78.5 mm स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 15 क्या होगा, कैलकुलेट स्पेसिंग ऑफ स्टील अलोंग एजेस। जे एज में जो स्पेसिंग है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जो यहाँ पर बार प्रोवाइड करेंगे उसमें स्पेसिंग कितनी होगी वो कैलकुलेट करेंगे। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार्स एरिया ऑफ वन बार इंटू बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील एट एज, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है जी वाला 216 mm स्क्वायर वाला। वैल्यू पुट करेंगे 363 mm। यहाँ पर हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार्स आ गई है, लेकिन ये वैल्यू फाइनल नहीं है सेंटर स्पेसिंग की, तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। नेक्स्ट साइड में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है स्पेसिंग ऑफ एज स्ट्रिप एट ASTX। जो ASTX का एज स्ट्रिप होगा वहां पर जो हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे उसके लिए कंडीशन है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ ASTX। जो ASTX में हमने स्पेसिंग प्रोवाइड की थी उसे इनटू कर देंगे 2 से, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी स्पेसिंग ऑफ एज स्ट्रिप होगी। जो ASTX यानी कि शॉर्टर स्पैन पर जो एज स्ट्रिप थे उसकी यानी कि 290 यहाँ पर होगी mm में, तो ये लेस देन होनी चाहिए 363 mm जो अभी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट की है, तो इससे कम है। हैंस हमारी शॉर्टर स्पैन के एज पर जे होगी स्पेसिंग। और लॉन्गर स्पैन के लिए भी सेम चेक करेंगे। जो लॉन्गर स्पैन की स्टील की जो मिडल स्ट्रिप के स्टील की जहां पर स्पेसिंग थी उसे इनटू कर देंगे 2 से, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आई 360 mm जो कि इस वैल्यू से कम है, हैंस सेटिस्फाइड है। तो लॉन्गर स्पैन के एज स्ट्रिप के लिए जो स्पेसिंग होगी 360 mm। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 16, चेक दी स्लैब फॉर शेयर। अभी हम जो है शेयर के लिए अपने स्लैब को चेक करेंगे। कंसीडरिंग दी शॉर्टर स्पैन, हम शॉर्टर स्पैन को यहाँ पर कंसीडर करते हैं शेयर फोर्स यहाँ पर चेक करने के लिए, बिकॉज शेयर इज क्रिटिकल अलोंग स्पोर्ट्स पहले टू दी लॉन्ग स्पैन। क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर इज एट डिस्टेंस dx इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द इनर फेस ऑफ द स्पोर्ट। यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारे लॉन्गर स्पैन का जो पैरेलल होती है स्पोर्ट्स, वहाँ पर हमारी जो शेयर फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है, क्रिटिकल होती है। तो शॉर्टर स्पैन पर ही हमारी जो शेयर होगी वो क्रिटिकल होगी। अगर हमारी शॉर्टर स्पैन अगर वो सेफ है तो हमारा लॉन्गर स्पैन ऑलरेडी सेफ ही होगा। तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा शॉर्टर स्पैन पर कहाँ बनेगा, जितना डिस्टेंस होता है इफेक्टिव डेप्थ का, यानी कि dx का जितना डिस्टेंस होगा हमारी स्पोर्ट के इनर एज से लेकर जितने dx की वैल्यू होगी, जितने उसकी डिस्टेंस होगा वहाँ पर हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो क्रिटिकल सेक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्पोर्ट हमारा कितना हो गया, मीटर में कैलकुलेट करेंगे। सेंटर के यानी कि स्पोर्ट के यहाँ एज से लेकर आगे तक का जो जितना dx के इक्वल हमारा डिस्टेंस है वहाँ पर x ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन हो गया। सेंटर से लेकर जो x का डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करेंगे। dx प्लस विड्थ ऑफ द स्पोर्ट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हाफ विड्थ यहाँ पर प्लस करेंगे dx में, तो वैल्यू आ गई 235 mm। मीटर में 0.235 मीटर, यानी कि सेंटर से यहाँ पर अगर देखोगे तो 235 mm पर हमारा यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन होगा शॉर्टर स्पैन पर। फैक्टर शेयर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पर फाइंड करेंगे कि यहाँ पर हमारी फैक्टर शेयर फोर्स कितनी है, VU से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। VU का फॉर्मूला हो गया WUL डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एज पर हमारी इतनी हो गई शेयर फोर्स, उससे माइनस कर देंगे WUX, फोर्स इंटू डिस्टेंस माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू बच जाएगी, तो यहाँ पर हमारी क्रिटिकल सेक्शन पर जितनी शेयर फोर्स होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो टोटल में से हमने इतने डिस्टेंस की जो है शेयर फोर्स माइनस कर दी, तो यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे 37098 न्यूटन, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन पर हमारी जो शेयर फोर्स आई वो इतनी आ गई 37098 न्यूटन। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ बी, अभी हम जो है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस यानी कि टाउ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है VU डिवाइडेड बाई BDX। यहाँ पर हम शॉर्टर स्पैन को ही कंसीडर करेंगे सभी वैल्यू में, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन शॉर्टर स्पैन का ही हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर VU अभी कैलकुलेट किया, वैल्यू सभी BDX की पुट कर देंगे तो 0.23 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि शेयर स्ट्रेस हमारे स्लैब पर आ गए हैं 0.23 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बिकॉज 0.23 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज लेस देन 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। तो इस वैल्यू से यानी कि जे हमारी वैल्यू जो होती है वो टाउ सी मैक्स की वैल्यू होती है। टाउ सी मैक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, टाउ सी मैक्स वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन द IS कोड
456 2000, टेबल नंबर 20 पेज नंबर 73 पर आपको जे एक टेबल मिलेगा। जो आप ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम M20 का यूज़ कर रहे हैं, तो M20 के अकॉर्डिंगली आपको जे वैल्यू देख लेनी है। 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपकी जो है टाउ सी मैक्स की वैल्यू आ गई है। ऐसे अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, तो इससे कंपेयर करोगे तो जे वैल्यू कम आनी चाहिए। अगर जे वैल्यू जो है ज़्यादा आती है इस वैल्यू से, तो हम जो है अपने सेक्शन को फिर से रिडिज़ाइन करते हैं, लेकिन जनरली जे वैल्यू कम ही आती है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू भी कम आई, हैंस हमारे जो शेयर स्ट्रेस है यहाँ पर वो ओके हैं। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दी कंक्रीट, जो हमारे इस स्लैब में कंक्रीट शेयर स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हम पी की वैल्यू यानी कि परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला है 100 AS डिवाइडेड बाई बी डी एक्स, सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। AS की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, AS की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाई 2 एरिया ऑफ 1 बार इंटू बी डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ AST, सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। 1/2 से हम क्यों यहाँ पर इंटू कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा एरिया ऑफ स्टील है उसका आधा हिस्सा ही हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आधा हिस्सा ही हमारा एज ए शेयर रेनफोर्स वर्क कर रहा है जो हमने बेंटअप बार प्रोवाइड किए हैं, और आधा हिस्सा जो है वो हमारा शेयर रेनफोर्समेंट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने आधी स्टील को कंसीडर किया है। तो हमारे पास AS की वैल्यू आ गई 271 mm स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज ऑफ स्टील हमारे पास वैल्यू आई 0.17%। तो परसेंटेज ऑफ स्टील जितनी आई है उसके अकॉर्डिंगली इस टेबल से हम जहाँ पर टाउ सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो जे टेबल आपको मिल जाएगा IS कोड 456 2000 में, टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73 पर मिल जाएगा जी आपको टेबल। यहाँ पर बहुत सी वैल्यू होती है, यहाँ पर हमारी जो परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी आई थी 0.17%, यानी कि जे वैल्यू यानी कि 0.15 और 0.25 के बीच ही हमारी वैल्यू आने वाली है जे इसके अकॉर्डिंगली। और M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू में ही हमारी कहीं ना कहीं वैल्यू होगी, तो यहाँ पर भी इंटरपोलेशन मेथड ही लगाएंगे। जैसे प्रीवियसली हमने मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के केस में इंटरपोलेशन मेथड यहाँ पर लगाया था टेबल में वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वही इंटरपोलेशन मेथड यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, उसी का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। सभी वैल्यू को उस टेबल के अकॉर्डिंगली पुट करके जो है यहाँ पर टाउ सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 0.30 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि कंक्रीट की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो आ गई 0.30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन जे जो हमने स्ट्रेंथ फाइंड की है टाउ सी की, जे हमारी बीम के लिए होती है, लेकिन हमें तो स्लैब के लिए चाहिए हमारी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो उसके लिए क्या करेंगे, जहां टेबल पर आपको जाना होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू यहां पर आपको फाइंड करनी होगी इस टेबल पर। जे टेबल आपको IS कोड 456 2000 क्लोज नंबर 40.2.1.1 पर मिल जाएगा, पेज नंबर 72 पर। यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब कितनी थी, ओवरऑल डेप्थ आपकी थी 180 mm। तो 180 के अकॉर्डिंगली जो आप यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 180 के लिए, लेकिन यहाँ पर 175 और 200 के बीच हमारी 180 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर भी इंटरपोलेशन मेथड लगाएंगे। के की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, हमारी वैल्यू आई 1.24। तो जो हमने पहले टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट की है उससे इंटू कर देंगे इस के की वैल्यू को, तो जो फाइनली वैल्यू आई वो हमारी टाउ सी यानी कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट होती है सॉलिड स्लैब के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू आई 0.37 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है हमारी स्लैब के लिए। अभी कंपेयर करेंगे टाउ बी और टाउ सी को, तो टाउ बी की वैल्यू लेस देन है टाउ सी से, हैंस हमारी जो यहाँ पर स्लैब है वहाँ पर हमें शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। Therefore टाउ बी लेस देन टाउ सी, देन नो शेयर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। लेकिन आपको पता है कि बीम में केस में हम क्या करते थे कि हम जो है यहाँ पर अगर नो शेयर रेनफोर्समेंट आता था तो भी हम यहाँ पर नॉमिनल स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते थे, लेकिन इस कंडीशन में नॉमिनल स्ट्रिप प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। वो क्यों, मोस्टली स्लैब्स आर सेफ इन द शेयर, नॉमिनल स्ट्रिप्स आर नॉट नीडेड इन दी स्लैब बिकॉज इन जनरल अल्टरनेट मेन बार्स आर बेंटअप। हमने जो है अल्टरनेट बार को यहाँ पर बेंटअप कर दिया है, तो वही हमारा नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रिप्स प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 17, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ LD। यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ऐसी लेंथ जो हमारे स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्डिंग बनाने के लिए जरूरी होती है। जे हम डेवलपमेंट लेंथ जो है मेजर करते हैं हमारे एज से। तो यहाँ पर LD हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 0.87 FY5 डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, सभी वैल्यू को हम इसमें, यहाँ पर 5 है हमारा डाया ऑफ द बार, और टाउ BD क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार्स इन दी टेंशन। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होते हैं हमारी टाउ BD,
तो प्लेन बार्स के लिए इन टेंशन में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टेबल है, हमारा जो भी ग्रेड होगा कंक्रीट का उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे। जैसे M20 कंक्रीट ग्रेड यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू आ गई टाउ बी डी की न्यूटन पर mm स्क्वायर में 1.2, लेकिन ये प्लेन बार के लिए है। हम यूज़ करते हैं HYSD बार, डिफॉर्म्ड बार यूज़ करते हैं जिस पर ग्रिप बनी होती है, तो जे वैल्यू 60% इंक्रीज हो जाती है, तो इसको इंक्रीज करते हैं। टाउ बी डी फॉर डिफॉर्म्ड बार 1.6 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी टाउ बी डी की वैल्यू होगी 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको पुट करके यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ को हम फाइंड कर लेंगे, 470 mm आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। एज पर कोड प्रोवाइडेड बार्स आर एक्सटेंड बियॉन्ड इनर फेस ऑफ द स्पोर्ट बाय डिस्टेंस नॉट लेस देन LD/3, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमारा कोड जो कह रहा है कि जो हमने बार प्रोवाइड किए हैं अपनी स्लैब में वो जो है बार वो एक्सटेंड होने चाहिए इनर फेस, यानी कि इनर फेस क्या कहाँ पर हुई स्पोर्ट की, यहाँ पर इनर फेस से जो वो बार है हमारे यहाँ पर जो हमने प्रोवाइड किए हैं वो एक्सटेंड होने चाहिए कितने डिस्टेंस तक, LD/3, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ को 3 से डिवाइड करेंगे तो 157 mm आया, यानी कि इनर एज से इतने डिस्टेंस तक तो जे बार एक्सटेंड होने ही चाहिए ताकि हमारी स्टील और कंक्रीट की बॉन्डिंग अच्छी बन सके। तो हम चेक करेंगे कि हमारे इस स्पोर्ट पर इतना डिस्टेंस यहाँ पर बचता भी है या नहीं। अवेलेबल इनर फेस ऑफ स्पोर्ट, विड्थ ऑफ द स्पोर्ट माइनस एंड कवर यानी कि जे जो गैप देख रहे हो जे 15 mm हम लेते हैं, तो विड्थ ऑफ द स्पोर्ट थी 150, तो उससे माइनस कर देंगे जी एंड कवर, तो यहाँ पर वैल्यू आई 135 mm। ये वैल्यू इससे कम है, यानी कि हम जो है यहाँ पर 157 या फिर उससे ज़्यादा यहाँ पर हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे अपने बार को। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, जे वैल्यू तो कम आ गई 135 mm, तो हम इस वैल्यू को तो इंक्रीज कर नहीं सकते, लेकिन अपने बार की वैल्यू यानी कि इसकी लेंथ जो है उससे जरूर इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, प्रोवाइड 90 डिग्री स्टैंडर्ड बेंट हैविंग ए टोटल एंकरेज वैल्यू ऑफ 8 डाया। एंड पर जो है हम अपने बार्स को जो है वो बेंट कर देंगे 90 डिग्री पर, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जे बार को हम एंड पर ऐसे बेंड कर देंगे और जो बेंट का डिस्टेंस होगा ऊपर को देख रहे होंगे इसकी जो वैल्यू होती है वो जनरली 8 इंटू डाया, यानी कि जितना डाया हमारे बार का होगा उसे 8 से इंटू करेंगे, जो डिस्टेंस आएगा वो वैल्यू तक हम जो है इस बार को ऊपर की ओर एक्सटेंड करते हैं, बेंड करते हैं। तो यहाँ पर फिर से चेक करेंगे, विड्थ ऑफ द स्पोर्ट माइनस एंड कवर प्लस 8 डाया, तो 8 डाया यानी कि जितना हमने एक्सटेंड किया यहाँ पर बार को वो डिस्टेंस इसमें प्लस करेंगे, तो 150 माइनस 15 यहाँ पर 135 हो गया, तो उसमें 8 इंटू 10 यहाँ पर 8 डाया का जो डिस्टेंस है उसे प्लस करेंगे तो 215 mm, यानी कि जो हमने बार यहाँ पर इन स्पोर्ट से आगे प्रोवाइड किया है उसकी लेंथ कितनी हो गई 215 mm, जो कि इससे इस वैल्यू से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इस वैल्यू से ज़्यादा हो गई हैंस हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो गई है। अबैंडमेंट लेंथ अवेलेबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पोर्ट, अब देखेंगे कि सेंटर ऑफ द स्पोर्ट से इधर को देखेंगे बाहर की ओर को कितने डिस्टेंस हमने जो है इस बार का एक्सटेंड किया है, विड्थ ऑफ द स्पोर्ट डिवाइडेड बाय 2 माइनस एंड कवर प्लस 8 डाया, तो यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट करके वैल्यू आ गई 140 mm। जे वैल्यू L0 की होती है, जे हमें कंप्रेसिव रिएक्शन में वैल्यू काम आएगी, इसलिए हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 18, चेक कंप्रेसिव रिएक्शन इन शॉर्ट एज। हमारे शॉर्टर स्पैन के एज पर जो कंप्रेसिव रिएक्शन है वो हम फाइंड करने वाले हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1.3 m1 डिवाइडेड बाई बी प्लस L0। L0 की वैल्यू अभी हमने प्रीवियसली फाइंड की है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होती है हमारी फैक्टर शेयर फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्पोर्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला है WU इंटू LX डिवाइडेड बाई 2। सभी वैल्यू को पुट करेंगे, LX यहाँ पर हम जो है शॉर्टर स्पैन का इफेक्टिव स्पैन कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास 41269 न्यूटन। तो यहाँ पर हम जो है M1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय एज स्ट्रिप बार, जो एज स्ट्रिप बार है उसके द्वारा हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला है 0.87 F/AST1 D माइनस F/AST1 डिवाइडेड बाय FC के B। यहाँ पर D कौन सी कंसीडर होगी, DX, यानी कि शॉर्टर स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर AST1 के लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ वन बार इंटू बी डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ LX एज। शॉर्टर स्पैन के एज के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ LX एज आएगी, तो यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट करने के बाद वैल्यू आ गई 271 mm स्क्वायर AST1 की। सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और सभी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और कंप्रेसिबल रिएक्शन चेक करेंगे। जे कंप्रेसिबल रिएक्शन है जो है हमारे कंप्रेसिबल रिएक्शन डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू जो है डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू इस कंप्रेसिबल रिएक्शन के इक्वल या फिर कम होनी चाहिए। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में वैल्यूज को पुट करते हैं।
M1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूले में हमने सभी वैल्यूज को पुट किया और कैलकुलेट किया। M1 की वैल्यू आ गई 15105 इंटू 10 न्यूटन mm। नाउ इस वैल्यू को हम जो है इसमें पुट कर देंगे, सभी वैल्यूज को कंप्रेसिबल रिएक्शन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पर कंप्रेसिबल रिएक्शन हमारे पास फाइनली आए 616 mm, जो कि ग्रेटर देन है LD यानी कि डेवलपमेंट लेंथ से। देयरफॉर डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड फॉर दिस शॉर्टर स्पैन्स एज। नेक्स्ट स्टेप नंबर 19, चेक कंप्रेसिबल रिएक्शन इन लॉन्ग एज। सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू जो है वो भी सेम रहेगी प्रीवियसली जैसे हमने फाइंड की थी WU इंटू LX। यहाँ पर शॉर्टर स्पैन का ही इफेक्टिव स्पैन आप कंसीडर करोगे, ये ध्यान रखनी है आपको बात। लेकिन M1 की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर AST1 हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ वन बार इंटू बी डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ L बाई एज। आपको ध्यान रखना है, यहाँ मैं एज की बात कर रहा हूँ। जैसे एज की स्पेसिंग हमने फाइंड की थी LY और LX दोनों के लिए, तो वो वैल्यू यहाँ पर यूज होगी। ऐसे हमने LY की वैल्यू पुट करी और यहाँ पर AST1 हमने फाइंड कर लिया। जे कंप्रेसिबल रिएक्शन में पुट करेंगे सभी वैल्यू, और जे कंप्रेसिबल रिएक्शन हमारी ग्रेटर देन यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इन वैल्यू को पुट करके। M1 की वैल्यू हमने फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुट करके फाइंड कर ली। M1 की वैल्यू आई यहाँ पर 11450 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। नाउ ये सभी वैल्यू को हमने इस कंप्रेसिबल रिएक्शन में पुट कर दिया वैल्यूज को, तो हमारे पास कंप्रेसिबल रिएक्शन आई लॉन्गेस्ट स्पैन के एज पर 501 mm, जो कि ग्रेटर देन है LD यानी कि डेवलपमेंट लेंथ से। देयरफॉर डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड फॉर द लॉन्ग स्पैन्स एज। नेक्स्ट स्टेप नंबर 20, चेक फॉर द डेप्थ ऑफ स्लैब फ्रॉम डिफ्लेक्शन। यहाँ पर हम जो है अपनी स्लैब की डेप्थ यहाँ पर चेक करने वाले हैं डिफ्लेक्शन के लिए। उसमें यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है परसेंटेज ऑफ स्टील हम फाइंड करेंगे। PTX यहाँ पर हम जो है परसेंटेज ऑफ स्टील को यहाँ पर लिख रहे हैं, तो PTX की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है 100 ASTX डिवाइडेड बाई BDX। तो यहाँ पर ASTX की वैल्यू कितनी होगी, ASTX की वैल्यू होगी एरिया ऑफ वन बार इंटू बी डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ AST। यानी कि जितनी हमने यहाँ पर स्टील प्रोवाइड की थी अपने मिडल स्ट्रिप में शॉर्टर स्पैन के, वो यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम 1/2 से इंटू नहीं करेंगे, पूरी की पूरी वैल्यू यानी कि पूरी की पूरी स्टील जो प्रोवाइड की है वो कंसीडर करेंगे। सभी वैल्यू को पुट किया तो 541 mm स्क्वायर आया। ये हमने ऑलरेडी वैसे कैलकुलेट भी किया था, तो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और PTX की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। इस सभी स्टेप में हम जो है शॉर्टर स्पैन को यानी कि शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन को और इफेक्टिव डेप्थ को कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास PTX की वैल्यू आ गई 0.34%। और सेकंड स्टेप देखेंगे इसका, तो स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड यानी कि FS की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है 0.58 FY ASTX रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई ASTX प्रोवाइडेड। ASTX रिक्वायर्ड हमें कितना था जब हमने मिडिल स्ट्रिप में प्रोवाइड की थी स्टील शॉर्टर स्पैन के, वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, और कितना हमने प्रोवाइड किया था वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। जे जैसे प्रोवाइडेड आ गया, सभी वैल्यू को पुट करके इसे सोल्व करेंगे तो 234.5 न्यूटन पर mm यहाँ पर हमारे पास पर mm स्क्वायर में वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट मॉडिफिकेशन वैल्यू KT फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से हम KT की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस ग्राफ में से KT की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें PTX और FS की वैल्यू चाहिए होती है, जो हमने प्रीवियसली अभी कैलकुलेट की है। KT की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लेक्चर नंबर 36 पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैंने डिटेल में आपको समझाया और शॉर्टकट मेथड से समझाया है कि आप KT की वैल्यू यहां पर कैसे फाइंड कर सकते हो इस ग्राफ में। ये थोड़ी सी टेक्निकल मेथड होता है, तो उसके लिए एक अलग लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर KT की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.5। KC की वैल्यू आप फाइंड करोगे, इसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट हमारे स्लैब में नहीं होती है, तो वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी इफ नो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट यूज्ड। तो KF की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे मॉडिफिकेशन रिडक्शन फैक्टर फॉर द फ्लैंक सेक्शन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। हमारी स्लैब जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, तो यहाँ पर तीनों हमारे पास मॉडिफिकेशन फैक्टर आ गए हैं। ये ग्राफ आपको IS कोड 456-2000 फिगर नंबर 04 पेज नंबर 38 पर मिल जाएगा। फोर्थ स्टेप है L/D मैक्स की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है 20 इंटू KT इंटू KC इंटू KF। सभी मॉडिफिकेशन फैक्टर को पुट करेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आई 30। और फिफ्थ में हम जो है यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में L/D यहाँ पर प्रोवाइडेड जो है कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम इफेक्टिव स्पैन शॉर्टर स्पैन का कंसीडर करेंगे और इफेक्टिव डेप्थ भी हम शॉर्टर स्पैन की कंसीडर करेंगे।
सभी वैल्यू mm में लेंगे और डिवाइड करेंगे तो 29 वैल्यू आ गई। जे वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, ज़्यादातर जो वैल्यू कम ही आ जाती है इससे। तो हमारी यहाँ पर स्लैब के लिए जो डिफ्लेक्शन की जो भी कंडीशन थी वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है। देयरफॉर द स्लैब सेटिस्फाइज द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 21, कैलकुलेट टॉर्शनल रेनफोर्समेंट एट द कॉर्नर्स। आपको पता है कि कॉर्नर हेल्ड डाउन के केस में यहाँ पर हमारे कॉर्नर्स पर टॉर्शनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी कि जो ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा है जहाँ पर उससे रेजिस्ट करने के लिए हम टॉर्शनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो टॉप और बॉटम हम दोनों में प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो स्लैब है उसके बॉटम में भी और टॉप में भी हम यहाँ पर जो टॉर्शनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। टॉर्शनल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट कॉर्नर्स in the both directions parallel to the sides at top and bottom. एरिया ऑफ टॉर्शनल रेनफोर्समेंट इन ईच लेयर। जो हमारा टॉर्शनल रेनफोर्समेंट होती है वो 4 लेयर में प्रोवाइडेड होती है, यानी कि 2 हम जो है लेयर ऊपर प्रोवाइड करेंगे, 2 नीचे। यानी कि एक तो शॉर्टर स्पैन के यहाँ पर जाएंगे जो आप देखोगे स्टील बार, और दूसरे जो है यहाँ पर लॉन्गर स्पैन के स्टील बार होंगे। जो 2 लेयर होगी ऐसे ही नीचे हम प्रोवाइड करते हैं 2 लेयर में, ऐसे ही टॉप पर हम प्रोवाइड करते हैं 2 लेयर में, यानी कि टोटल 4 लेयर होती हैं। यहाँ पर हम एक लेयर का जो है एरिया ऑफ टॉर्शनल रेनफोर्समेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है 3/4 इंटू एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट अलोंग शॉर्टर स्पैन। शॉर्टर स्पैन के मिडल स्पैन में, यानी कि शॉर्टर स्पैन का जो मिडल स्ट्रिप था वहां पर हमने जितनी स्टील प्रोवाइड की थी उसका 3/4 जो हिस्सा होगा वो होगा हमारा एरिया ऑफ टॉर्शनल रेनफोर्समेंट। तो ASTX की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 406 mm²। हमारे पास वैल्यू आई एक लेयर की टॉर्शनल रेनफोर्समेंट की। जोन ऑफ टॉर्शनल रेनफोर्समेंट, यहाँ पर जोन यानी कि जे जो हम टॉर्शनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इसका डिस्टेंस कितना होगा, कितना एरिया होगा वो हम फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम इनर फेस ऑफ सपोर्ट, जो हमारी सपोर्ट है उसके इनर फेस से हमारा जो कितना डिस्टेंस होगा इस टॉर्शनल रेनफोर्समेंट का वो फाइंड करेंगे। LX यानी कि शॉर्टर स्पैन का जो हमारा इफेक्टिव स्पैन है उसे डिवाइड करेंगे 5 से, 4650 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो वैल्यू आई 930 mm। डिस्टेंस फ्रॉम एज, हमारे एज से लेकर जे टॉर्शनल रेनफोर्समेंट का कितना डिस्टेंस होगा वो अब फाइंड करेंगे। तो जे जो वैल्यू फाइंड की है इसमें प्लस कर देंगे विड्थ ऑफ द सपोर्ट, क्योंकि जे हमारे फेस ऑफ सपोर्ट से डिस्टेंस था तो इसमें हमने विड्थ ऑफ सपोर्ट ऐड कर दी तो हमारे एज से आ गया ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हुआ हमारा, यहाँ पर विड्थ हमने 150 प्रोवाइड की है तो डिस्टेंस हो गया 1080 mm। यानी कि जो टॉर्शनल रेनफोर्समेंट है दोनों कॉर्नर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो 1080 mm तक का डिस्टेंस है, इधर से भी इतना डिस्टेंस है। तो जो कॉर्नर पर जो एरिया बन जाएगा ये हमारे टॉर्शनल रेनफोर्समेंट का एरिया हो जाएगा। अज्यूमिंग 10 mm डाया ऑफ टॉर्शनल रेनफोर्समेंट बार्स, हम जो है टॉर्शनल रेनफोर्समेंट में जो स्टील प्रोवाइड करेंगे उसका बार अज्यूम कर लेते हैं 10 mm। जो सेम होता है हमारे मेन स्टील के अकॉर्डिंगली। एरिया ऑफ बार बार हमारे पास आ गया 78.5 mm²। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार्स हम फाइंड कर लेते हैं, इसके बार के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होगी, एरिया ऑफ बार इंटू बी डिवाइडेड बाई AST, जो अभी हमने जो है AST फाइंड किया है प्रीवियसली 406। तो सभी वैल्यू को पुट करेंगे 193 mm हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी इन बार्स के बीच में। लेकिन जोन ऑफ टॉर्शनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड स्पेसिंग ऑफ टॉर्शनल रेनफोर्समेंट सेम एज शॉर्ट एंड लॉन्ग स्पैन इन देयर डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। हम क्या करते हैं कि हम इसमें जे स्पेसिंग जो है हम कंसीडर नहीं करेंगे, जितनी स्पेसिंग हमने यानी कि लॉन्गर स्पैन की जितनी हमने स्पेसिंग प्रोवाइड की थी मिडल स्ट्रिप में, उस शॉर्टर स्पैन की जितनी मिडल स्ट्रिप में स्पेसिंग प्रोवाइड की थी वही हम स्पेसिंग है जो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे टॉर्शनल रेनफोर्समेंट में। क्योंकि अलग रेनफोर्समेंट की जहाँ पर स्पेसिंग अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन ये जो स्पेसिंग है मिडल स्ट्रिप की लॉन्गर और शॉर्टर के लिए वो स्पेसिंग इससे कम होनी चाहिए इस वैल्यू से, बट स्पेसिंग ऑफ ईच स्पैन शुड बी लेस देन अबव कैलकुलेट स्पेसिंग। तो हमारी शॉर्टर स्पैन यानी कि LX के लिए जो स्पेसिंग थी वो कितनी थी, यहाँ पर वो थी 145 mm, और जो हमारी लॉन्गर स्पैन के लिए थी वो थी 180 mm। तो ये इससे कम ही है, हैंस हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 22, राइट समरी ऑफ डिजाइंस एंड ड्रॉ ए नीड स्केच। अभी हम जो है यहाँ पर नीड स्केच ड्रॉ करेंगे, 4 हम स्केच यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन अलोंग शॉर्ट स्पैन, जो हमारा शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेक्शन कैसा होगा यहाँ पर हमने ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ पर हमारे टॉप एज का डिस्टेंस आ गया यहाँ पर इस बार का, तो यहाँ पर हमने जो है अपनी जो सपोर्ट प्रोवाइड की है 150 mm वो शो कर दी। क्लियर स्पैन यहाँ पर हमने जो है प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर शो कर दिया। क्लियर कवर शो कर दिया। सभी जो हमारी रेनफोर्समेंट है वो हमने शो कर दी है यहाँ पर। जे CAAB, इसका मतलब क्या है, जब हम प्लान बनाएंगे
तो वहां पर हम शो करेंगे कि सी ए बी यानी कि जे जो बार आप जहां पर देख रहे हो जे प्लान में देखने पर कहाँ आएगी, इसलिए हमने इसे सी ए बी ऐसे यहाँ पर रेफर किया हुआ है। यहाँ पर टोटल हमारी ओवरऑल डेप्थ आ गई। जितना हो सके उतना आप डायग्राम को लेवल कीजिए। तो नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। सेक्शन अलोंग लॉन्ग स्पैन, यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे कि लॉन्ग स्पैन पर आपको सेक्शन कैसा दिखेगा। आप जो है जितना हो सके उतना डायग्राम को जो है डिटेल से बनाने की कोशिश कीजिए, उसे उतना लेवल कीजिए जितना आप कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जहां पर है प्लान ऑफ द बॉटम रेनफोर्समेंट, जो बॉटम में हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है उसका प्लान है बी डी। जहां पर आप जे ऐसे देख रहे होगे, जे हमने पहले जो सेक्शन देखे वहां पर हमने बताई है कौन कौन सी स्टील है, तो यहाँ पर प्लान में वही स्टील हमने रेफर की हुई है। और यहाँ पर आप देखोगे टोर्शन रेनफोर्समेंट का डिस्टेंस यहाँ पर शो किया है दोनों तरफ, और यहाँ पर हमने शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन को रेफर किया हुआ है। नेक्स्ट है प्लान ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट। टॉप रेनफोर्समेंट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जे हमने जो है यहाँ पर टोर्शन रेनफोर्समेंट शो की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एज स्ट्रिप की रेनफोर्समेंट है, यानी कि जो बेंटअप बार आ रही हैं वो है यहाँ पर। ऐसे ही हमने जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है और उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेफर करने की कोशिश करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कॉलम्स। स्लैब्स का जो टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है। अभी जो है नेक्स्ट हम कॉलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो उन लेक्चर्स को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।